गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है मारवाड़ का राठौड़ वंश। प्रीवियस वीडियो में हमने राठौड़ शासकों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी। आज हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और वह भी विशेषतः राव गांगा और राव मालदेव के बारे में विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। राठौड़ वंश के शासकों के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी दी थी, जिसमें राव सिया मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक, फिर उनके बाद आसनात हुए, फिर राव चूड़ा हुए, राव कान्हा हुए, राव रणमल हुए, राव जोधा हुए जिन्हें मारवाड़ का प्रथम सर्वाधिक प्रतापी शासक कहा जाता है और जिन्होंने जोधपुर नगर बसाया था, राव सातल देव, उनके बाद राव सूजा और फिर आते हैं राव गांगा और राव उनके पुत्र राव मालदेव। तो इन दो शासकों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। इनके बाद कई शासक हुए, लेकिन जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो राव मालदेव है वैसे तो आपके सिलेबस में, लेकिन आपको जब तक आप राव गांगा के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो राव मालदेव के बारे में भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे संबंध जो पड़ोसियों से स्थापित किए थे वो राव गांगा ने किए थे और उसी नीति का अवलंबन आगे राव मालदेव ने किया। तो ये राठौड़ों की शक्ति का चरमोत्कर्ष था इनका काल, और इस समय मुगल और अफगान विरोध भी देखने को मिलता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मारवाड़ के राठौड़ों में राव गांगा। जिस समय राव गांगा गद्दी पर बैठे थे उस समय मारवाड़ के राज्य में जोधपुर, फलोदी, पोखरण, सोजत और जैतारण के परगने सम्मिलित थे। यही परगने सम्मिलित थे और इन भागों में भी विरोधी तत्वों के उपद्रवों की आशंका थी। मतलब यहाँ के जो भी सामंत थे वो बार बार राजा की, राव गांगा की अवहेलना करते रहते थे। इसलिए राव गांगा ने इन पर अपना एकाधिकार कायम रखने के लिए उस समय की महत्वपूर्ण शक्ति जो कि थी मेवाड़ के महाराणा सांगा, उनसे मेल कर लिया, उन्हें बाबर के विरुद्ध युद्ध में सहायता दी और इन शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया, उनसे मेल कर कर, उनसे मित्रता स्थापित कर कर। अब एक तरफ दूसरी चीज़ थी, मारवाड़ में मुस्लिम शक्ति के दो केंद्र थे। जालोर, जिस समय राव गांगा गद्दी पर बैठे थे तो दो केंद्र थे मुस्लिम शक्ति के। उसमें एक था जालोर जिस पर सिकंदर खां और गजनी खां के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। दूसरी तरफ था नागौर जिसमें खानजादा दौलत खां शासक था और राव गांगा का जो चाचा था शेखा वो भी इसके साथ मिल गया था और दोनों ने मिलकर 1529 में राव गांगा पर चढ़ाई कर दी थी। तो राव गांगा ने बीकानेर नरेश राव जयसिंह की सहायता से इन दोनों को परास्त कर दिया सेवकी के युद्ध में और इस तरह से नागौर पर शक्ति संतुलन स्थापित किया। और जालोर पर भी जालोर में भी इन्होंने जालोर की मुस्लिम शक्ति को दबाया, सिकंदर खां और गजनी खां को अपने अपने तरीके से नियंत्रण स्थापित किया। इस तरह दोनों ही शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया और यहाँ तक कि अपने मारवाड़ के जितने जो भी क्षेत्र सम्मिलित थे वहाँ के सामंतों को भी नियंत्रित किया। तो एक सुदृढ़ राजनीतिक सुदृढ़ राजनीति का परिचय दिया यहाँ पर उन्होंने। अब इनके विरोधियों में एक था मेड़ता का वीरमदेव। जब शेखा की मृत्यु हो गई उसके बाद में राव गांगा ने मेड़ता का जो शासक था या मेड़ता का जो सामंत था वीरमदेव, उसके विरुद्ध अभियान छेड़ा, क्योंकि वीरमदेव बार बार राव गांगा की आज्ञा की अवहेलना कर रहा था। जब अपने ही चाचा शेखा के विरुद्ध युद्ध में राव गांगा ने मेड़ता के वीरमदेव को युद्ध में शामिल होने के लिए, सहायता देने के लिए बुलाया तो वो नहीं आया। दूसरा, जब दौलत खां को परास्त किया गया नागौर के राजा शासक को, और फिर वह दौलत खां जब भागता है, परास्त होकर भाग जाता है, तो उस समय उसका जो हाथी था वो मेड़ता पहुंच गया और जब मेड़ता में के वीरमदेव से गांगा ने उस हाथी को प्राप्त करना चाहा वापस तो उसने देने से मना कर दिया। हालांकि बाद में लौटाया, लेकिन जब रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। इससे भी मेड़ता और मालदेव के जो संबंध थे वो खराब हो गए। दूसरी तरफ जो सोजत का जागीरदार था वीरम के और राव गांगा के भी झगड़े चलते रहते थे। उसे शक्तिहीन बनाने के लिए उसकी जागीर में कई गांव राव गांगा ने छीन लिए थे और मारवाड़ राज्य की वहाँ पर चौकियाँ बिठा दी थी। मतलब मारवाड़ राज्य का एक तरह से शासन स्थापित कर दिया था। मौका पाकर वीरमदार ने चौकीदारों को भी मार भगाया और फिर शक्तिशाली बन गया था। फिर राव गांगा ने उसे दंड देने के लिए सोजत पर चढ़ाई कर दी, जिसमें वीरम का कर्मचारी मूता रायमल मारा गया और सोजत पर रावजी का अधिकार हो गया। इस प्रकार से मेड़ता और सोजत पर
राव गंगा ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। अब आता है राव गंगा की मृत्यु किस प्रकार से हुई। जैसे कि राव गंगा की मृत्यु के बारे में इतिहासकारों का मत है कि एक एक दफ़ा जब डॉक्टर होजा और कहते हैं कि एक बार मालदेव जो था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। मालदेव यानी कि राव गंगा का पुत्र, वो बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था और उसने गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। एक बार जब राव गंगा खिड़की में बैठकर अफीम की पिनक ले रहे थे तो उस समय उसने, और उस समय वो नशे में भी थे, तो उसी समय मौका पाकर मालदेव ने उन्हें खिड़की से नीचे धक्का दे दिया। इस प्रकार से उसकी हत्या हो गई। और मुंडियार की जो ख्यात है उसमें भी इस बात को स्पष्ट, ये तथ्य स्पष्ट होता है, क्योंकि मुंडियार की ख्यात में दिए गए एक दोहे से स्पष्ट है कि उस समय मालदेव ने जो राव गंगा के अंगरक्षक थे उन पर वार किया था। इससे पता चल जाता है कि जब राव गंगा के अंगरक्षकों पर, यानी कि बॉडीगार्ड जो हम कहते हैं, उन पर अगर वार कर रहा है तो निश्चित ही वो अपने पिता की हत्या करना चाहता है। तो इस प्रकार से मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है और ये एक प्रकार से उस पर कलंक है। अब मूल्यांकन, राव गंगा का मूल्यांकन। राव गंगा वैसे तो अपने राज्य का अधिक विस्तार नहीं कर सके, लेकिन जोधा और चूड़ा द्वारा स्थापित सामंत व्यवस्था से जो अव्यवस्था फैल रही थी उसको नियंत्रित करने का उन्होंने प्रयास किया। जैसा हम देखते हैं मेड़ता के वीरम को, सोजत के उसको और उसके साथ साथ मुस्लिम शक्तियों को भी परास्त करना सामंत व्यवस्था को नियंत्रित करने का ही एक कार्य है। उसने मेड़ता और सोजत के जागीरदारों पर अपना जो कि उसके निकट संबंधी थे लेकिन उनकी शक्ति को बढ़ने से रोका। उसके आतंक से मेड़ता के वीरम को रोके रखा और हाथी को, जैसा कि हमने देखा मेड़ता का जो वीरम था उसे दबाव में आकर हाथी तक लौटाना पड़ा था। सोजत के वीरम की भी जागीर छीन ली थी और जो मुस्लिम शक्ति थी नागौर और जालौर, वहाँ पर भी अपना प्रभाव स्थापित किया था। इस नीति से राव गंगा ने मारवाड़ राज्य की राजनीतिक जो स्थिति थी उसको सुदृढ़ बना लिया। एक अर्थ में मालदेव के समय की सामंतों तथा पड़ोसी राज्यों को दबाने के संबंध में जो नीति का प्रारंभ करने का श्रेय जो था वो राव गंगा को दिया जाता है। इनके पुत्र ने भी इनकी नीति का अवलंबन किया और उसे एक विस्तार मतलब ब्रॉड लेवल पर उस नीति को का उपयोग किया। इन्होंने तो उस नीति की शुरुआत की थी अपने पड़ोसियों को दबाने की नीति को, लेकिन इसका जो विस्तार है वो राव मालदेव ने किया, इसलिए इस नीति को शुरू करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। इसके साथ ही राव गंगा में निर्माण कार्य में भी रुचि रखते थे। उन्होंने जोधपुर शहर में गांगलाव तालाब और गंगा की बावड़ी का निर्माण करवाया और इसके अलावा राव धर्मनिष्ठ शासक भी थे। उनके समय में सिरोही से लाई हुई श्याम जी की मूर्ति उसके नाम से ही गंग श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने अपने राज्य के पुरोहितों, व्यासों, चारणों और ब्राह्मणों को भूमिदान देकर एक अच्छे दानी होने का परिचय दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो राव गंगा का जो व्यक्तित्व था उन्होंने राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक कुशलता का परिचय दिया और दूसरी तरफ एक धर्मनिष्ठ शासक का भी उन्होंने परिचय दिया। अब हम पढ़ेंगे राव मालदेव के बारे में। तो देखिए राव मालदेव जो था वो गंगा का ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र था। जिस समय उसने मारवाड़ के राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली थी उस समय उसका अधिकार सोजत और जोधपुर के परगनों पर ही था। सोजत और जोधपुर के परगनों पर ही उसने अपना अधिकार स्थापित किया था। देखो इनका जन्म होता है 5 दिसंबर 1511 ईस्वी में। और देखो ये एक चीज़ यहाँ पर सोचने पर मजबूर करती है कि इन्होंने राज्याभिषेक जो था वो जोधपुर में करवाकर सोजत पाली में करवाया। तो इसके पीछे क्या कारण था? इनका जो राज्याभिषेक था वो सोजत पाली में हुआ था। इसके पीछे ये कारण था कि जोधपुर राज्य का केंद्र था, वहाँ पर षड्यंत्र भी, इसलिए षड्यंत्र भी ज़्यादा हो रहे थे और एक तरफ मालदेव ने अपने पिता की हत्या की थी, इसकी भी चर्चा जोधपुर में हो रही थी। तो इसके लिए जो विरोध को टालने के लिए या किसी तरह के विरोध से बचने के लिए वो सोजत चले गए और सोजत से ही अपना राज्याभिषेक कराया और कुछ समय बाद जब स्थितियाँ नियंत्रित हो गई तब वो वापस जोधपुर आने जाने लगे। तो इस प्रकार से इसलिए सोजत में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया अपने जो अधिकार को बनाए रखने के लिए या अपने विरोध को किसी भी प्रकार के दरबारी गुट के जो विरोधों को टालने के लिए। इन्हें हिंदुस्तान का हशमत वाला राजा भी कहा जाता है। अब इस प्रकार से देखेंगे इन्होंने, ये एक महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी शासक था
जैसे इनकी जो नीति थी वो विस्तारवादी नीति थी, अपने राज्य क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की नीति थी। और इस नीति के दो अंग थे, या तो पड़ोसियों पर दबाव बनाओ, मेड़ता, नागौर, भद्राजुन, अजमेर, सिवाना, जालोर, जैसलमेर, इन पर संघर्ष करके दबाव बनाकर इनको अपने अंदर लिया। और कुछ राज्यों के साथ इन्होंने मित्रता भी स्थापित की। हालांकि मित्रता स्थायी नहीं रह सकी, बाद में यह भी शत्रुता में कन्वर्ट हो गई। जैसे 1532 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान जब बहादुर शाह ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी थी, तो उस समय का जो मेवाड़ का राजा था विक्रमादित्य, उस समय मालदेव ने अपनी सेना भेजकर विक्रमादित्य को सहायता दी थी। तो ये उसने यहाँ पर अपनी मित्रता का परिचय दिया। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अब हम देखते हैं कि एक एक करके किस प्रकार से उसने पड़ोसी जो राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अपनी विस्तारवादी नीति और महत्वाकांक्षा के कारण उसने राज्यारोहण काल में ही सबसे पहले भद्राजुन का जो किला था, भद्राजुन का जो दुर्ग था, उसको जीता 1532 के अंदर। वहाँ का शासक था सिंदल स्वामी वीरा, उसको इसने मालदेव मेड़ता का वीरमदेव को इस समय इसने साथ लिया और दोनों ने मिलकर सिंदल स्वामी वीरा को यहाँ पर हराया। और उसके बाद में रायपुर में भी सिंदलों का ही आधिपत्य था, तो रायपुर में भी सिंदलों की शक्ति को समाप्त कर दिया सिंदलों पर चढ़ाई करके। तो इस प्रकार से अब सिंदल शक्ति का जो पतन हो गया पूरी तरह से, और उसका भय अब उसे नहीं रहा। अब नागौर, अब यहाँ का जो नागौर का शासक था दौलत खां, वो अब गंगा की मृत्यु के बाद वापस से थोड़ा प्रॉम्प्ट हो गया था, वापस मतलब राजनीतिक परिस्थितियों में भाग लेने लग गया था, और उसने फिर मेड़ता लेने का प्रयत्न किया। जब दौलत खां ने जब मेड़ता लेने का प्रयत्न किया, तो उससे रुष्ट होकर मालदेव ने हीराबाड़ी के युद्ध में दौलत खां को परास्त कर दिया 1533 में। और अब इस प्रकार से नागौर पर भी किसका अधिकार हो गया, मालदेव का हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं भद्राजुन पर और नागौर पर भी अब मालदेव का अधिकार। मेड़ता और अजमेर पर अधिकार, मेड़ता पर अजमेर पर अधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। एक बार तो हमने देखा था कि मेड़ता का जो शासक था वीरमदेव, उसने हाथी नहीं लौटाया था दौलत खां का, मतलब दौलत खां जब परास्त होकर भाग रहा था तो उसका हाथी मेड़ता की रियासत में मेड़ता क्षेत्र में चला गया था। और मेड़ता का जो शासक था वीरमदेव, उससे जब गंगा ने हाथी मांगा तो हाथी नहीं लौटाया, और बाद में जब लौटाया तो हाथी की मृत्यु हो चुकी थी, रास्ते में ही वह मर चुका था। तो इस प्रकार से इसलिए इनके संबंध खराब हो गए। दूसरी तरफ दूसरे संबंध इसलिए खराब हुए कि मेड़ता का जो शासक वीरमदेव था वो अजमेर लेने का अजमेर ले लिया था, उसने अजमेर को पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। तो मालदेव जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, वह कभी भी नहीं ये चाहता था, मतलब ये देना नहीं चाहता था कि वीरमदेव अजमेर पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करे। तो इसी शत्रुता के कारण 1535 के अंदर वीरमदेव और मालदेव के मध्य युद्ध होता है, और इसने मेड़ता पर भी अधिकार कर लिया और अजमेर भी इससे छीन लिया। अब यहाँ से जो यहीं से एक तरह से शुरुआत होती है केंद्रीय शक्ति से लड़ाई की। क्यों? क्योंकि वीरमदेव कछवा शासक शेखावत के पास चला गया, वहाँ से मेड़ता लेने का प्रयत्न करता रहा, वहाँ पर भी उसे सफलता नहीं मिली। तो वो रणथंभौर के जो हाकिम की सहायता से अफगान शासक शेरशाह सूरी से जा मिला, और वहाँ पर उसने मतलब उसकी शिकायत करना शुरू कर दिया मालदेव की। तो इस प्रकार से अपना बोलते ना घर का भेदी लंका ढाए, वही स्थिति यहाँ पर हो गई थी। क्योंकि था तो मेड़ता का वीरमदेव जो था वो मालदेव का संबंधी था, लेकिन उसने अफगान शक्ति शेरशाह सूरी से जा मिला अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण। अब सिवाना और जालौर पर मालदेव का अधिकार 1538 के अंदर इसमें इसका प्रमुख कारण था कि सिवाना का जो ठाकुर था राजन डूंगरसी, राणा डूंगरसी, तो उसको जब मालदेव ने नागौर के झगड़े के समय मालदेव ने बुलाया तो सिवाना का ठाकुर ने उस बात को नहीं माना और वो लड़ाई में नहीं पहुंचा, यानी युद्ध के समय नहीं पहुंचा। तो उसी को सबक सिखाने के लिए सिवाना पर चढ़ाई कर दी मालदेव ने 1538 में, और सिवाना पर आधिपत्य स्थापित कर दिया, और मतलब मालदेव का अधिकार हो गया सिवाना के ऊपर। और इसी प्रकार से जालौर के सिकंदर खां को भी पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करके वहाँ पर भी उससे भी युद्ध करके जालौर भी ले लिया। तो और सिकंदर खां को कारावास में डाल दिया और सिकंदर खां की वहीं मृत्यु हो गई। अब मालदेव और जैसलमेर में विवाह और वैमनस्य। 1536 में जैसलमेर के जो शासक था राव कुल्लूनकरण की पुत्री उमादे से इनका विवाह हुआ, जिसे रूठी रानी कही गई, क्योंकि
एक मिनट। पंद्रह सौ छत्तीस ईस्वी में मालदेव का विवाह जैसलमेर के रावल लूणकरण की कन्या से हुआ और किसी कारण रावल जो लूणकरण था उसने वह मालदेव से मतलब मालदेव को मारने का प्रयत्न करने लगा। जब लूणकरण की नानी को इसका पता चला तो उसने अपने जो राघव पुरोहित राघव देव के माध्यम से ये इस बात का मतलब संदेश अपनी बेटी रूठी मतलब जो उमादे थी उस तक पहुंचाया। तो इस वजह से उमादे से ये राव मालदेव जो था वो रूठ गए और अप्रसन्न हो गए और वह रूठी जो रानी थी वह भी आजीवन अपने पति यानी कि राव मालदेव से रूठी रही और यहाँ तक कि जोधपुर छोड़कर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रहने लगी। और शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय भी जोधपुर से अजमेर से जोधपुर आने को तैयार नहीं हुए और बाद में दत्तक पुत्र इन्होंने एक अपना दत्तक पुत्र बनाया राम को। और जब राव मालदेव की मृत्यु हो गई तब उनकी मृत्यु पर सती हुई। तो इस प्रकार से इसके नेक्स्ट वीडियो में अभी तक तो हमने देखा कि आसपास के जो पड़ोसी राज्यों के साथ में किस तरह से संबंध बनाए और जो महत्वपूर्ण जो संबंध थे एक तो हुमायूं के साथ और एक शेरशाह सूरी के साथ मालदेव के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाने का निर्णय लिया है। तो अब आप एक ब्रीफ वापस से इसका देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। देखो मालदेव 1511 में इनका जन्म हुआ था। राज्याभिषेक सोजत में हुआ विरोध को टालने के लिए। ठीक है, दो तरह की नीति अपनाई, संघर्ष और मित्रता। मित्रता स्थायी नहीं रह सकी थी। भद्राजुन पर 1532 में अधिकार किया, फिर नागौर पर 1533 पे, मेड़ता और अजमेर पर अधिकार किया 1535 में, 32, 33, 35 और उसके बाद में सिवाना और जालोर पर 1538 में अधिकार हो गया। और इस प्रकार जालोर के बाद में जैसलमेर जब विवाह किया 1536 में इनके जैसलमेर में इनके ससुर जी से भी संबंध अच्छे नहीं रहे। तो इस प्रकार से आपसी जो भी पड़ोसी राज्य थे उनसे ज़्यादातर इनके संबंध अच्छे नहीं रहे क्योंकि ये खुद साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से प्रेरित थे इसलिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मालदेव हुमायूं के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे और मालदेव और शेरशाह सूरी के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।